चैप्टर 2 की डेफिनेशंस हैं। पहला जी, डिफाइन द टर्म क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ सॉर्टिंग और कैटेगराइजिंग। क्लासिफिकेशन में असल में हम क्या करते हैं, हम डाटा को तरतीब देते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर सिचुएशन और डिफरेंसेस, मुख्तलिफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बिना पर। जैसे कहा जाए जी, 6 क्लास वाले स्टूडेंट्स अलहदा हो जाएं, फर्स्ट ईयर के अलहदा हो जाएं, तो ये क्या होगा जी, क्लासिफिकेशन हो जाएगी। ऐसे ही जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तो आपको एक जो है सेंटर नंबर साइन होता है 145 200 एनीथिंग, तो वे क्लासिफिकेशन की जाती है सारी, ठीक है। वन वे क्लासिफिकेशन क्या है, अगर एक चीज़ एक खसूसियत की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन की जाएगी तो उसको हम कहेंगे वन वे क्लासिफिकेशन। जैसे कहा जाए जी, बायो वाले अलहदा हो जाएं बच्चे और कंप्यूटर वाले अलहदा हो जाएं। अब बायो वाले ये क्या है जी, एक करेक्टरिस्टिक को हम देखा रहे। वन वे क्लासिफिकेशन मीन्स सॉर्टिंग और ग्रुपिंग थिंग बेस्ड ऑन वन करेक्टरिस्टिक ऑफ फैक्टर। मिसाल जैसे मैंने आपको दे दी। क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है, क्वांटिटेटिव हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ जी, जिन बच्चों के 100 मार्क्स हैं वो अलहदा हो जाएं, तो ये क्लासिफिकेशन की बेस क्या हो जाएगी, क्वांटिटेटिव। और अगर मैं कहूँ जी, साफ बच्चे जो हैं जिनके यूनिफॉर्म साफ हैं वो साइड पे हो जाएं, क्वालिटेटिव। टेम्पोरल वक्ती, जैसे मैं कहूँ जी, जो बच्चे 8 बजे आए हैं पूरे वो बाहर आ जाएं। जियोग्राफिकल, मैं कहूँ जी, जो बच्चे गुजरांवाला से आए हैं वो अलहदा हो जाएं। तो ये सारे क्या हो जाएगा, डिफरेंट बेसिस हैं क्लासिफिकेशन की। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने भी बताया, ऐसी क्लासिफिकेशन जिसकी बेस टाइमिंग पर रखी जाए कैटेगरी के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो हम टेबल बनाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, उसका टाइटल होगा, बॉक्स, हेड नोट होगा और स्टब होगा। अब ये चीज़ें क्या हैं, आगे ये सारी आ रही हैं। स्टब एंड बॉक्स हेड क्या होता है, द हेडिंग ऑफ रोज। बच्चों जब हम टेबल बनाते हैं ना तो ऐसे रोज और कॉलम्स होते हैं, तो कहता है जो रो, ये रो है ना, इसका जो टाइटल होगा, यहाँ नाम लिखा जाएगा, वो क्या होता है, यहाँ हमारे पास स्टब कहलाता है। और जो कॉलम का हेडिंग बॉक्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, बॉक्स हेड कहेंगे, ठीक है। अ स्टब रेफर टू द रो लेबल, जो रो है उसका जो लेबल है, नाम है, वो क्या होता है, हमारे पास स्टब होता है। और जो हेड बॉक्स हेड है रेफर टू कॉलम लेबल, कॉलम के ऊपर क्या हमने हेडिंग दी हुई है। फुट नोट क्या होता है, जब बच्चों कोई बुक लिखी जाती है तो उसके नीचे बेस पे कुछ वर्ड्स लिख दिए जाते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए, उनको हम फुट नोट कहते हैं। या बाज़ का तो रेफरेंस दिया गया होता है जी, फलां बुक से जो है ना ये चीज़ ली गई है, तो उनको हम क्या कहते हैं जी, फुट नोट। जैसे ये मेरे पास एक बुक है, इसके ये नीचे लिखा गया कुछ, ठीक है, तो ये एक तरह से फुट नोट होते हैं। फुट नोट इज़ अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। बाज़ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन या कुछ एक्सप्लेनेशन होती है ऊपर किसी चीज़ के, समझ लो हाईलाइट करके ना नीचे बताया गया होता है, ठीक है। तो ये हो गया फुट नोट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स कौन कौन सी होती है हमारे पास, सिंपल होती है, रिलेटिव होती है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। टेबुलेशन क्या है, टेबुलेशन रेफर टू द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू टेबल और चार्ट्स। अगर हम डाटा को टेबल्स और चार्ट्स में किसी खास तरीक़ाकार के मुताबिक ड्रा करें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, टेबुलेशन, ठीक है। जैसे हमारे पास चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट है, उसके अलावा हिस्टोग्राम है, ये सारे हम ड्रा कर चुके हैं, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट्स ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा बाय शोइंग हाउ ऑफन ईच वैल्यू ऑकर्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि डाटा को ऐसे अरेंज करना, दिखाना कि जिससे हमें ये वाज़े हो जाए कि कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा हमारे पास वाक़या हो रही है। इट काउंट्स द नंबर ऑफ़ टाइम ईच वैल्यू अपीयर्स। इसमें ठीक है, जैसे वो हम टैली मार्क्स लगाते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी 10 दफ़ा आई है, 12 दफ़ा आई है, कितनी दफ़ा आई है। ठीक है, उसके बाद 11वां है हमारे पास अनग्रुप डाटा रेफर्स टू रॉ डाटा दैट, ऐसा डाटा जिसके ऊपर अभी कुछ किसी किस्म की कोई सॉर्टिंग नहीं की गई। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं जिसमें आमतौर पर फ्रीक्वेंसी अभी नहीं दी गई होती, वो हमारे पास क्या होता है? अनग्रुप डाटा होता है हमारे पास। और ग्रुप डाटा क्या होता है? जिसके क्लासेस और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई हो। ठीक है, क्लास इंटरवल क्या है? क्लास साइज और क्लास इंटरवल मीन्स गैप बिटवीन अपर एंड, ठीक है जी, ऐसे क्लासेस के दरमियान जो ऐसे वक्फा होता है, डिफरेंस होता है, उसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास मार्क क्या होता है? जब हम फ्रीक्वेंसी देख रहे होते हैं 1 से 2 के दरमियान कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, उसको हम क्लास मार्क नो वो टैली मार्क होता है। क्लास मार्क क्या होता है? यानी दो क्लासेस का अगर हम मिड पॉइंट ले लें तो वो हमारे पास क्लास मार्क होता है। द सम ऑफ अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री एंड डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज क्लास मार्क और मिड पॉइंट ऑफ द रेंज या ग्रुप डाटा। एरे क्या है? डाटे को अरेंज करना। ठीक है, एन असेंडिंग आर्डर आमतौर पर होता है क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ डाटे को अरेंज करते हैं, और ये जब हम मीडियन निकाल रहे होते हैं उस वक्त हमें इसकी ज़रूरत आमतौर पर। ग्रुप डाटा क्या होता है? ग्रुप डाटा में हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, बराबर प्रॉपर क्लासेस दी गई होती हैं। ठीक है, और अनग्रुप पीछे हमने पढ़ा जिसमें किसी किस्म की कोई अभी उसके ऊपर वर्किंग नहीं की गई होती। ग्रुप डाटा हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसमें प्रॉपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा दिया गया होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास? क्लास की फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? जब हमारे पास मुख्तलिफ क्लासेस दी गई होती हैं ऐसे, तो आगे जो उनकी वैल्यू में दी गई होती है ऑब्जर्वेशन के इस दौरान कितनी वैल्यू आकर हुई है उनकी, जो उसको हम उनकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट इज़ ए टेक्निकल टर्म यूज टू एक्सप्रेस, ये देखें अगर मैं ऐसे लिखूँ ना, जैसे 1 से 2, फिर 3 से 4, 5 से 6, इनको हम कहते हैं जी क्लास लिमिट्स। और अगर ऐसे होगा तो वो हमारी क्लास बाउंड्रीज होती हैं, जो कि अगले नेक्स्ट वाला क्लास ही है। ठीक है, इनको हम कहते हैं ये ओवरलैपिंग क्लासेस हैं, और अगर सेम हो तो ये भी ओवरलैपिंग ही वैसे होता है। ठीक है, ये जो है हमारे पास नॉन ओवरलैपिंग होती हैं क्योंकि ये डिफरेंट है, और ये ओवरलैपिंग होती हैं क्योंकि सेम होती हैं। बस ये डिफरेंस है दोनों के दरमियान में। ओके, क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज। क्लास लिमिट्स नॉन लैपिंग ओवरलैपिंग, और ये ओवरलैपिंग क्लास बाउंड्रीज जिसको हम CB भी कहते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों आपको पता है, पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को जब हम आगे वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाते हैं वो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, तो ये हम मीडियन के जब क्वेश्चन करते हैं उसके अंदर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब हम n/2 हमने निकालना होता है तब हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, क्योंकि उसी से हमने C निकालना होता है, उसी से हमें जो मॉडल क्लास है उसका पता चलता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है? तो
To make relative frequency distribution from simple frequency distribution, we change the class frequency relative class. अब बच्चों रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद के एक फ्रीक्वेंसी को सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना, यानी एक फ्रीक्वेंसी लेना और उसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना, इसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है। इफ़ द क्लास लिमिट ऑफ द क्लासेस, अगर ये क्लास लिमिट्स दी गई हैं तो क्लास बाउंड्रीज किस तरह बनाएंगे हम इसकी। अगर मैं इसको लिख लूँ यहाँ पर, अठारह से 26, उसके बाद 27 से 35, 36 से 44, तो बच्चों अगर ये हमें क्लास लिमिट दी गई है और हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है कि जो वैल्यू है उसमें से 0.5 कम कर दें और आगे वाले के साथ 0.5 लगा दें, इसी को नीचे ले आएँ और आगे वाले के साथ क्या करें 0.5 लगा दें, यही नीचे ले आएँ और जो आगे वाली है उसके साथ 0.5 लगा दें, यही नीचे ले आएँ और जो आगे वाली है उसके साथ 0.5 लगा दें। लो जी, क्लास बाउंड्रीज। ये जो सिंबल है किसको डिनोट करता है बच्चों, ये समेशन या इसको सिग्मा भी कहते हैं, और ये जो सम ऑफ वैल्यूज़ है ना उसको ज़ाहिर कर रहा होता है। ये ग्रीक लेटर है जो कि समेशन या सम के लिए यूज़ होता है। ठीक है। आगे व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों जैसे ग्राफ से पता चल रहा है कि डाटा को जो है ना वो ग्राफ की शक्ल में ज़ाहिर करना, वो हमारे पास क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। उसके बाद है हमारे पास, ठीक है, डायग्राम चार्ट। इसके अलावा इसमें हमारे पास ऐसे पाई चार्ट भी होता है, ये हिस्टोग्राम होती है, ऑगिव होता है, पॉलीगॉन होती है। ये सारे क्या हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आ जाते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं डायग्राम के, इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू प्रेजेंट। देखो ना डायग्राम से हम जल्दी जल्दी बता सकते हैं जी ये ऑयल है, ये जो है ना वो सॉल्ट इतने % है। तो डाटा हमारे पास सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हो तो बड़ी आसानी से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, डायग्राम का। ठीक है। इजी टू कंपेयर होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। तो ये सारे क्या हैं इसके एडवांटेज हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हमारे पास कौन कौन से हैं जी, ये मैंने बनाए भी हैं। ये हमारे पास पाई चार्ट होता है, ठीक है, ये बार चार्ट होता है, हिस्टोग्राम भी कहते हैं इसको। उसके बाद ये पॉलीगॉन होता है हमारे पास, और एक ऑगी होता है, वो भी इसी तरह के होते हैं। ठीक है, ऑगी वो हमने बनाया था ना, ऐसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ होता है वो, ये क्रॉस बन गया। उसके बाद है ये हो गया, ये हो गया। ग्राफ्स के फ़ायदे क्या हैं, ये अभी हमने जो डायग्राम के पढ़े हैं वही ग्राफ्स के फ़ायदे होते हैं कि ये डाटा को पिक्टोरियल यानी तस्वीर की शक्ल में होता है, इसको समझना आसान होता है, डाटा आसानी से हमारे सामने आ जाता है। हिस्टोग्राम क्या है, ये एडजस्टेंट रेक्टेंगल्स होती हैं ऐसे, ठीक है ना, एडजस्टेंट रेक्टेंगल्स पर मुश्तमिल होता है और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है डाटा की। ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, अ क्लोज फिगर यूज टू डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। ठीक है जी, ये ऐसे क्लोज फिगर होती है हमारे पास और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए होती है डाटा के। ठीक है, इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। ऑगिव क्या होता है, ऑगिव भी ऐसे ही होती है। ठीक है, मसलन ये नीचे से ऊपर और नीचे से ऊपर से नीचे, ये ऑगिव होती है। तो ये भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और एक इसमें यानी अपर लो टू अपर और दूसरी अपर से लोअर बनाई जाती है हमारे पास। उसके बाद है हिस्टोरियोग्राम।
Histogram is a graph of time series where time series is a quantitative data reported in equally spaced time intervals. ये भी एक ग्राफ है टाइम सीरीज़ का, जब टाइम सीरीज़ क्वांटिटेटिव डाटा में हमें दी गई हो और हमें डाटा के दरमियान इक्वली स्पेस यानी देनी हो हमारे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ इसकी ये बनी हुई है, ठीक है, उसी तरह होगी की तरह ये भी होता है। उसके बाद है जी हिस्टोग्राम और हिस्टोरियोग्राम, ये डिफरेंस आप खुद कर लें। चार्ट क्या होता है, ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, जिसमें डाटा को ग्राफ की शक्ल में डिफरेंट चार्ट्स को कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं। सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल चार्ट, ये देखें बच्चों, मैं यहाँ बना के दिखाऊँ आपको। ये हमारे पास सिंपल चार्ट होता है, ठीक है। दूसरा होता है मल्टीपल चार्ट, जिसमें दो दो ऐसे इकट्ठे आ जाएं या तीन तीन इकट्ठे आ जाएं ऐसे, ओके। और एक हमने पढ़ा था ऐसे एक के अंदर ही यानी डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास चार्ट होते हैं। सिंपल चार्ट क्या होता है, रिप्रेजेंट एक ही किस्म का वेरिएबल जिसमें इन्वॉल्व होता है, और मल्टीपल जिसमें एक से ज़्यादा किस्म का होता है। कंपोनेंट कौन सा होता है, जिसमें जैसे ये मैंने बताया कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स में डाटा को डिफाइंड किया होता है कि पहले हिस्से में कुछ है, अगले हिस्से में कुछ है, उससे अगले हिस्से में कुछ होता है, ठीक है। और पाई चार्ट जो है ना, वो गोल दायरे की शक्ल में हमारे पास डाटा दिया होता है, जिसमें टोटल एंगल जो है वो 360 का होता है। उसके ऊपर फिर हमें डाटे को डिवाइड करके फिर बाद में इसको यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये थी जी डेफिनेशंस सेक्शन 1। अगर आपके पल्ले कुछ पढ़ा है, समझ आई है तो अच्छी बात है, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।